रे ऑप्टिक्स के लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर समझने वाले हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए क्या है कि इस साल के सिलेबस में आपके जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है ये सिलेबस में नहीं है, तो केवल हम दो ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ लिया है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हेडिंग लिख लीजिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब देखिए टेलीस्कोप क्या चीज़ होती है। टेलीस्कोप वो होता है जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हेवनली बॉडीज जो होती हैं, उनको देखने के काम में आता है। जैसे कि आपको कोई प्लैनेट देखना है, जैसे मान लीजिए एक मून को ही क्लियरली देखना है। मून वैसे दिख तो जाता है बट बहुत ही छोटी इमेज दिखती, क्लियर नहीं दिखती क्योंकि उसकी सरफेस कैसी है, उसकी सरफेस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वो कैसी है, उस पर क्रिएटर बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, उसकी सरफेस इवन है कि उस पर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, क्लियरली देखना है, टेलीस्कोप चाहिए। ठीक, उसके अलावा कुछ प्लैनेट्स को देखना है जैसे कि मार्स, वीनस, मर्क्यूरी वगैरह, ये सब प्लैनेट्स देखने, जुपिटर, सैटर्न, तो इनके लिए भी टेलीस्कोप चाहिए होगा। बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स वगैरह, इन सब को ऑब्जर्व करना है। यही नहीं, कोई दूसरी गैलेक्सी को भी ऑब्जर्व करना है। अभी तो हम अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे थे, दूसरी गैलेक्सी को भी ऑब्जर्व करना है, तो उनके लिए भी क्या चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए। तो टेलीस्कोप क्या होता है, जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज बना देता है, उनकी बिल्कुल क्लियर इमेज बना देता है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए यहाँ पर जो कुछ ही काम होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम में क्या होता है कि इसका जो दो लेंस होंगे इसके अंदर, एक लेंस होगा जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा, उसका नाम रखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके अंदर दो लेंस इस्तेमाल करेंगे और दोनों ही कॉन्वेक्स नेचर के होते हैं। एक जो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है, उसका अपर्चर बड़ा है, फोकल लेंथ भी ज़्यादा है। अपर्चर बड़ा इसलिए ताकि मैक्सिमम लाइट को ये क्या कर सके, अपने अंदर गेन कर सके, ताकि एक क्लियर इमेज बन सके। अगर अपर्चर छोटा होगा तो कम लाइट इंटर करेगी, कम लाइट इंटर करेगी तो एक क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी जिस तरह से बननी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इस टेलीस्कोप के अंदर इंटर कर सके, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है, अपर्चर मतलब इसका डायमीटर, वो ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, उसको ओ नाम दे दिया हमने। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर लाइट रेज आ रही हैं। Whenever light ray coming parallel, लाइट रेस पैरेलल आ रही है, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, अभी एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों ऐसा करा हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं एग्जैक्टली कि भैया कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ से लाइट एक दूसरे के पैरेलल तो आएगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आएगी, हम कैसे सेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि कुछ केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, लेकिन हर केस में हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने एक जनरल केस ले लिया जिसमें कि लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। तो जब लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती हैं, जब प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती थी तो लाइट कहाँ बनती थी, फोकस पे। और जब सिर्फ और सिर्फ खुद के पैरेलल है तो लाइट बन जाएगी फोकल प्लेन पे, मतलब इमेज बन जाएगी फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन मतलब कि ऐसा प्लेन जो कि फोकस से पास होता। तो यहां से हमने लाइट रे ऐसे तो बेंड नहीं होगी, बट एक इमेज बनाने के लिए हमने कुछ इस तरह से बेंड करवा दिया। ये हमारा बन गया है ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आईपीस के लिए। अब ये तो बनी है इमेज किसकी, ऑब्जेक्ट की। लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज अल्फा, तो आप लोग को पता है ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इसका नाम रख दिया हमने ए बी, डैश में रख दें तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि जनरली हम फर्स्ट इमेज को ए डैश बी डैश से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो लेंस है वो इधर रखा होगा, ये आई के पास में होगा तो इसका नाम रखा हमने आई पीस। आई के पास में इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, आई पीस रखा है। अब इसको इस तरह से सेट किया जाता है। देखो एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। दो ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब, दोनों कोएक्सियली होती हैं, दोनों का एक्सियल एक्सिस जो है वो सेम लाइन पर होता है।
और इसके बाद एक थोड़े से पतली होती है, दूसरी थोड़ी सी ज़्यादा डायमीटर की होती है, ताकि एक के अंदर दूसरी फिट हो सके। जो ज़्यादा बड़े डायमीटर वाली होती है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस फिट किया जाता है, जो कम डायमीटर वाली होती है उसके अंदर आईपीस फिक्स किया जाता है। दोनों को रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट से सेटअप किया जाता है ताकि एक के अंदर दूसरी क्या कर सके, स्लाइड कर सके। आपने देखा होगा नॉब होती हैं, नॉब को घुमा के हम क्या कर सकते हैं, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं। वो दोनों के बीच की डिस्टेंस एडजस्ट करने का मेन रीज़न क्या होता है, देखो यहाँ से लाइट रे आ रही है इन्फिनिट से, ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इमेज बन रही है फर्स्ट इमेज वो बने आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पे एफ मतलब कि फोकस ऑफ आईपीस है, आईपीस के फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने, ताकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैंने कॉन्वेक्स लेंस के केस पढ़ाए थे 6 केस, तो उसमें 6 केस जो था, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो एक वर्चुअल और एक डिस्टिंक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी इमेज बने, बड़ी इमेज बनेगी तो हमें क्लियरली विजिबल होगी, तो इसीलिए हमने इस तरीके का एडजस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था रखते हैं कि इसके बीच में लगाया जाता है क्रॉस वायर। क्रॉस वायर मतलब बहुत ही पतला सा ऐसा वायर होता है, आप लोगों को ऐसा दिखता भी होगा यहाँ पर। एक्चुअली क्या करते हैं हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं कि क्रॉस वायर हमें क्लियरली विजिबल हो। अब क्लियरली विजिबल होने का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो इमेज है वो क्रॉस वायर में बन जाएगी। एक्चुअली देखो ये कोई स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। क्या होता है, लाइट यहाँ पे क्रॉस होकर आगे बढ़ी तो यहाँ पर इस जगह पे लाइट फोकस होनी चाहिए और ये जो क्रॉस वायर है अपना इस जगह पर आना चाहिए, मतलब जिस भी पॉइंट पे लाइट फोकस हो रही है वहाँ पे अपना क्या आना चाहिए, क्रॉस वायर आना चाहिए, ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो जाए, ताकि ये वाला केस बन जाए। नहीं तो अगर क्या होगा कि जो ट्यूब है वो इसका फोकस के इधर अगर इमेज बनाएगी, मतलब ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट आई पीस इधर होगा, तो यहाँ पर तो क्या बनेगी, रियल इमेज बन जाएगी, रियल इमेज उधर की साइड बन जाएगी और हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगी, क्योंकि हम जहाँ देखना चाहते हैं वहाँ हमें नहीं दिखाई देगी। बड़ी तो फिर भी बन जाएगी, लेकिन क्या होगा कि हमें क्लियरली विजिबल नहीं होने वाली है, ठीक है। क्लियरली विजिबल हो, इनलार्ज इमेज भी बने, तो उसके लिए ये केस हमें क्रिएट करना होगा यहाँ पर। तो कैसे क्रिएट करेंगे, इस तरह से सेटअप करेंगे कि यहाँ पर जो क्रॉस वायर है वो इस लेंस से देखें, आईपीस से अगर हम देखें तो हमें क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। इस तरह से सेटअप किया जाता है। अब एक लाइट रे को तो सीधे सीधे वरदान मिला होता है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएं और विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाए, तो लाइट इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आप ऐसा करें कि आप जहाँ पर भी इमेज बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज बना दें, फिर उसके बाद लाइट को इस तरह से एडजस्ट कर दें। इससे क्या होगा कि इमेज भी बन जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो दिस विल बी द फोकस ऑफ आई पीस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट रे है एक दूसरे से डाइवर्जिंग लाइट रे हमने बनाई है नहीं, हमने बना दी गई हैं। तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करेंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करा तो इस जगह पे क्या मिला, हमें इंटरसेक्शन मिला और ये फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है। इसका नाम मैंने उल्टा रख दिया है, ये बी डैश, ये ए डैश है, ये बी डबल डैश और ए डबल डैश है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि कहाँ से देखा जाता है, आईपीस से। जो भी ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ देख रहा होगा, यहाँ से देख रहा होगा। जो भी ऑब्जर्वर है यहाँ से देख रहा है तो विजुअल एंगल भी यहीं से बन रहा होगा। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर विजुअल एंगल बताया था, क्या होता है विजुअल एंगल। दिस इज द विजुअल एंगल, ठीक है। ये बीटा एंगल बन रहा है। बीटा एंगल क्या होता है, द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट द रेटिना ऑफ आवर आई। तो ये देखो ये इमेज बन रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रही होगी आंख पर, ठीक है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज बीटा। अब आप देख सकते हो जो ए डबल डैश बी डबल डैश ई वाला ट्राइंगल है, वैसे ही सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई होगा। ये यूं सपोज कर ले कि ए डबल डैश बी डबल डैश ई वाले ट्राइंगल के अंदर एक एंगल आ रहा है बीटा, ए डैश बी डैश ई ट्राइंगल के अंदर भी एक एंगल आ रहा है बीटा। तो हम अगर विजुअल एंगल लेंगे तो वो छोटे वाले ट्राइंगल से ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये कंप्लीट रे डायग्राम हो चुका है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या हुआ है कि लाइट रेज इन्फिनिट से आई हैं। इन्फिनिट से मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही है, तो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल बन जाती हैं, पैरेलल बन गई। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आए, तो हमने कुछ ना कुछ एंगल पर इनको इंक्लाइन करवा दिया। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आती हैं लेकिन पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं,
तो इमेज जो बनेगी वो फोकल प्लेन पे बनेगी, फोकस पे ना बनते हुए फोकल प्लेन पे बन जाएगी। सो दिस बिकम द फोकल प्लेन। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहेंगे हम, एफ ओ कह देंगे। ये जो डिस्टेंस है एफ ओ के बराबर है। एफ ओ क्यों है, क्योंकि भैया फोकल प्लेन पे बनेगी, ठीक है, ये एफ ओ के बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो इमेज बनी है ये हम कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके बीच में क्रॉस वायर लगा होता है, क्रॉस वायर लगा होता है ताकि हम यहाँ से देखें तो वो क्रॉस वायर हमें क्लियरली विजिबल हो। ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है ताकि यहाँ पर इमेज क्लियरली बन सके और इसकी वर्चुअल इमेज बने। क्योंकि हमें क्या करना होता है कि इस कॉन्वेक्स लेंस, ये जो आई पीस है, यहाँ पर 6 केस क्रिएट करना होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो ताकि वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बन सके, ठीक है। तो वो केस क्रिएट करने के लिए हमने क्रॉस वायर को ऐसा सेट किया। अब ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे हम, यूई। यूई क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस है, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाएगी डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि फाइनल इमेज यहीं पर ही बन रही है इसके रेस्पेक्ट में। या इसको आप इक्वल टू वी भी कह सकते हो, तो वी भी कह दो या डी कह दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो इन्फाइनाइट पे रखा है तो यू ओ की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए डैश बी डैश ई, इसके अंदर के एंगल दिख रहा है बीटा, ठीक है। और एक ट्राइंगल और दिख रहा होगा ए डैश बी डैश ओ, इस ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है एंगल अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। कैसे डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर को, द विजुअल एंगल सबटेंड बाय द इमेज एट द अवर आई टू द विजुअल एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो जब इमेज सॉरी विजुअल एंगल जो इमेज की वजह से बन रहा है उसको बीटा कह देते हैं, जो ऑब्जेक्ट की वजह से बन रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, अल्फा। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब एक्चुअली क्या है, ये एंगल बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो अगर एंगल बहुत ही स्मॉल है तो बीटा के प्लेस पर tan बीटा लिया जा सकता है और अल्फा के प्लेस पर tan अल्फा लिया जा सकता है। तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल है a डैश b डैश e। इन ट्राइंगल a डैश b डैश e क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे tan बीटा दिख रहा है। tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा a डैश b डैश और बेस क्या हो जाएगा इसका e b डैश, ठीक। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। एक और आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल दिख रहा है ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, इसके अंदर बन रहा है एंगल tan अल्फा। tan अल्फा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन में ओ बी डैश। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, तो ये पहले आएगा, ये बाद में रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो a डैश b डैश अपॉन में e b डैश अपॉन में tan अल्फा है, tan अल्फा की वैल्यू अपॉन में जाएगी तो इसको रेसिप्रोकल करके रख दिया जाएगा, o b डैश अपॉन में a डैश b डैश। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू बच रहा है o b डैश अपॉन में e b डैश। o b डैश देख लीजिए, O से लेके B डैश किसके इक्वल है, FO के इक्वल है। FO स्टैंड फॉर फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद OB डैश इज इक्वल टू UE है। अब डिस्टेंस भी ध्यान रखिए, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, क्यों, राइट साइड डिस्टेंस, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो ये पॉजिटिव है, बट लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो M विल बी इक्वल टू माइनस FO अपॉन में UE। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया। अब एक्चुअली क्या है कि इस फॉर्मूले का, जिस तरह से मैंने लास्ट केस में बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप बार बार थोड़े ना कैलकुलेट करने जाओगे ये वाली, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अगर इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करके यूई के प्लेस पे अगर हम क्या फोकल लेंथ ले आते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में भी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्पेशल केस लगा रहे हैं, केस वन। जब फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म होती है, तो उसके केस में क्या होगा, फाइनल इमेज जो है एट डी, फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, डी पे। तो अब जो हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे वो किसके लिए लगाने वाले हैं, आई पीस के लिए। तो 1/FE
इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। 1/FE एज इट इज रहेगा, 1/V फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही लीस्ट डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है, तो ये -d रख देंगे। माइनस डी क्यों रखा? क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, और वर्चुअल इमेज सेम साइड ही ऑब्जेक्ट के फॉर्म होगी। अगर ये डिस्टेंस नेगेटिव है तो ये डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी, इसलिए हमने -d को रखा हुआ है। एंड -UE हो जाएगा, ठीक है। पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे? 1/FE इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/UE। इससे हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, देखो FO में UE की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं? FO से मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरी टर्म को। तो FO, ठीक है। FO/UE के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? D रख सकते हैं, लेकिन माइनस वाली टर्म में रखेंगे तो एक काम करते हैं, इसको उठाकर इधर, उसको उठाकर उधर ले जाते हैं। तो FO में UE माइनस का इधर आ गया है, FO में D एज इट इज है। और एक काम करते हैं, माइनस का साइन ऐसा नहीं लिखते हैं, समझना क्या करा है मैंने कि इसको उठाकर उधर ले जा रहा हूँ। तो FO में FE माइनस FO में D इज इक्वल टू FO में UE। FO में UE के प्लेस में -m रखा जा सकता है, तो -m रख देंगे, ठीक है। तो FO कॉमन लिया जा सकता है, 1/FE माइनस 1/D इज इक्वल टू -m। माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो m इज इक्वल टू -FO 1/FE माइनस 1/D। अब देखो, अगर मैं FE और कॉमन निकालना चाहता हूं तो इस टर्म में भी डिनोमिनेटर में FE होना चाहिए, तो मैंने इस टर्म में FE का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया और दोनों से FE को कॉमन लिया जा सकता है। तो m इज इक्वल टू -FO में FE 1, इधर 1 बचा, माइनस FE में D। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा फोकल लेंथ के फॉर्म में और डी के फॉर्म में। डी तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है, 25 सेंटीमीटर हमेशा रहेगी। एफ ओ मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो डायरेक्टली आप पॉजिटिव रखें, ठीक है। ये भी पॉजिटिव रखें, ये भी पॉजिटिव रखें। अब देखो क्या होता है कि एक बार हमने टेलीस्कोप बना लिया तो बार बार कोई फोकल लेंथ तो चेंज होगी नहीं, तो फोकल लेंथ बिल्कुल सही रहेंगी। तो इस तरह से हमें इसकी एक फिक्स्ड मैग्नीफाइंग पावर मिल गई है। फिक्स मैग्नीफाइंग पावर कैसे है? एफ ओ की वैल्यू फिक्स है, एफ ई की वैल्यू फिक्स है, 1 तो 1 ही रहेगा, एफ ई और डी सब कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सब कुछ फिक्स हैं इस टेलीस्कोप के लिए। तो एक फिक्स्ड मैग्नीफाइंग पावर मिल गई कि भैया इतनी तो ये हमें मैग्नीफिकेशन दे ही देगा, ठीक है। एक केस और होता है जब हमारे पास फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही हो, इन्फाइनाइट पे फॉर्म हो रही हो, तो उसके लिए और डेरिवेशन देखना है। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल केस 2 समझ लेते हैं। केस 2, जब फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इन्फाइनाइट पे, तो वीई के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? इन्फाइनाइट रख देंगे। इन्फाइनाइट रखेंगे और समझना, तो वी के प्लेस पे जहाँ पर डी रखा था, डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? इन्फाइनाइट। तो जहाँ जहाँ पर भी डी है यहाँ पर इन्फाइनाइट आएगा। इन्फाइनाइट 1/इन्फाइनाइट 0, तो ये वाली टर्म जो भी डी वाली टर्म है वो पूरी की पूरी गायब हो जाएगी, तो ये वाली टर्म पूरी गायब होगी, समझना। मैं इसको डेरिवेशन लिख के ही बता देता हूँ, चलो, नहीं तो क्या होगा कि बच्चे कहेंगे कि ये कैसे हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। VE माइनस 1/UE, तो 1/FE एज इट इज रहेगा, 1/VE के प्लेस पे इन्फाइनाइट है, माइनस ऑफ माइनस UE, माइनस माइनस कैंसिल, 1/FE जो है इज इक्वल्स टू 1/UE के इक्वल हो गया। आप लोगों को पता है हमें FO में UE चाहिए, तो हम FO का मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड। FO में FE इज इक्वल्स टू FO में UE, और इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है -m, तो FO में FE इज इक्वल्स टू -m, या हम m इज इक्वल्स टू -FO में FE लिख सकते हैं। देखो वही डेरिवेशन है, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में किया कि d के प्लेस पे इन्फाइनाइट रख रहे हैं, तो लास्ट में भी d के प्लेस पे इन्फाइनाइट रखेंगे, तो एनीथिंग अपॉन इन्फाइनाइट विल बी इक्वल टू 0। ये टर्म पूरी गायब, माइनस ऑफ FO में FE का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो केवल यही बचने वाला है। तो ये हमारा पूरा काम हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड कि इसमें क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। अब आपको क्या होगा कि ये फॉर्मूला एक तो यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें और इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके बाद इस चैप्टर को हम बाइंड अप करेंगे।